In this video, I'll teach you the chapter People as Resource. ह्यूमन रिसोर्स के बारे में हम लोग पढ़े हैं ना, ठीक उसी तरह से पीपल मतलब लोगों को रिसोर्स बोला जाता है. क्यों? जैसे ह्यूमन बींग्स को बोलते हैं, क्योंकि इसके बिना लैंड और कैपिटल कोई काम नहीं आएगा. सब चीज़ को यूटिलाइज करने के लिए पीपल का ज़रूरत है. तो एक कंट्री के पास अगर बहुत ह्यूज पॉपुलेशन है तो उसके लिए तो फ़ायदेमंद है, क्योंकि ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा पॉपुलेशन है तो ज़्यादा पीपल है. लेकिन वो पॉपुलेशन तभी काम आएगा जब उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन. उस पॉपुलेशन को ट्रेन करना होगा, पढ़ाना होगा, हेल्थ अच्छा करना होगा, तभी जाकर वो एक कंट्री के लिए एक एसेट बनेगा. अगर पॉपुलेशन वीक होगा या अनएजुकेटेड होगा तो बल्कि वो कंट्री के इकोनॉमी को तो डिक्लाइन कर देगा. गवर्नमेंट को रुपया ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा. So what do you mean by people as resource? See, it is written here, people as resource is a way of referring to a country's working people in terms of their existing productive skills and abilities. ये people as resource का definition होगा. ये working population को बोला जाता है, उनके skills और abilities के ऊपर depend करता है. तो यहाँ पर लिखा गया है कि ह्यूज पॉपुलेशन होने का हम लोग हमेशा नेगेटिव साइड देखते हैं कि ज़्यादा रिसोर्सेज लगेगा कंट्री का. लेकिन एक पॉजिटिव साइड ये है कि अगर पॉपुलेशन को अच्छे से मेंटेन किया जाए, उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाए, तो वो पॉपुलेशन बदले में उतना ही प्रोड्यूस भी देगा, नया टेक्नोलॉजी इन्वेंट करेगा और नया फैक्ट्री सेट होगा. सब चीज़ से ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगा. तो ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करना ट्रेनिंग, एजुकेशन और मेडिकल केयर के थ्रू बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे बदले में फ़िज़िकल कैपिटल ज़्यादा आता है, अर्निंग ज़्यादा आता है. लोग ज़्यादा पढ़ेंगे लिखेंगे तो हायर लेवल ऑफ जॉब्स में जाएंगे तो उनका इनकम भी बढ़ेगा. ठीक इसी तरह से ह्यूमन रिसोर्स कैन मेक यूज़ ऑफ लैंड एंड कैपिटल, क्योंकि लैंड और कैपिटल आप खुद अकेला कोई काम का नहीं है जब तक उसको ह्यूमन बीइंग यूज़ नहीं करेगा. जैसे यहाँ एक स्टोरी है, दो स्टोरी एक्चुअली नेक्स्ट पेज में भी है. देयर वर टू फ्रेंड्स, विलास एंड सकल, लिविंग इन द सेम विलेज सेमापुर. सकल एक 12 ईयर ओल्ड बॉय था. उसकी मदर शीला घर का काम करती थी और उसके पापा बूटा चौधरी एग्रीकल्चरल फील्ड में काम करते थे. सकल हेल्प्ड हिज मदर इन डोमेस्टिक कोर्स, घर के काम में हेल्प करता था. उसका छोटा भाई था जीतू और उसकी बहन सीतू. His uncle श्याम had passed the matriculation examination, मतलब 10th का एग्ज़ाम, लेकिन कोई काम नहीं था तो वो घर में थे. बूटा एंड शीला वेयर ईगर टू टीच सकल. सकल के पेरेंट्स चाहते थे कि वो पढ़े तो उनको स्कूल भेजा, लोन वगैरह लेकर हायर स्टडीज़ कंप्लीट करवाया. ही रेज्ड अ लोन फॉर सकल टू स्टडी अ वोकेशनल कोर्स इन कंप्यूटर. वोकेशनल कोर्स मतलब वो कोर्सेज जिसको करके हम लोग कोई छोटा मोटा जॉब कर सकते हैं, जैसे टेलरिंग, कारपेंट्री, प्लम्बिंग, ये सब वोकेशनल कोर्सेज में आ सकता है. तो ये कंप्यूटर में एक वोकेशनल कोर्स किया. सकल वॉज मेरिटोरियस एंड इंटरेस्टेड इन स्टडीज़ फ्रॉम द बिगिनिंग. तो वो कुछ टाइम के बाद स्टडीज़ कंप्लीट करके उसको एक प्राइवेट फर्म में जॉब मिला और वो खुद का एक सॉफ्टवेयर भी डिज़ाइन किया. इस सॉफ्टवेयर से उसके फर्म का सेल बढ़ा तो बॉस खुश होकर उसको प्रमोट किया. तो इस स्टोरी से क्या समझ में आया कि उसके पेरेंट्स जब उसके एजुकेशन में इन्वेस्ट किए तो उसको हायर रिटर्न्स भी मिला. एक फार्मर के जितना वो नहीं अर्न कर रहा, वो उससे बहुत ज़्यादा अर्न कर रहा है. नेक्स्ट इज स्टोरी ऑफ विलास. विलास वॉज एन 11-year-old बॉय रिसाइडिंग इन द सेम विलेज एज सकल. Vilas's father Mahesh was a fisherman. His father passed away when he was only 2 years old. His mother Geeta sold fish to earn money to feed the family. तो लास्ट में उसको भी फिर फिश बेचने का ही काम करना पड़ा. वो लैंड ओनर के पॉन्ड से फ़िश लाती और पास के मंडी में बेचती. 150 रुपीज़ मिल जाता. लेकिन फिर विलास भी आर्थराइटिस का पेशेंट हो गया और उसकी मम्मी उसको डॉक्टर के पास ले जाने का खर्चा नहीं निकाल पाती थी. वो स्कूल भी नहीं गया, उसको स्टडीज़ में इंटरेस्ट भी नहीं था, तो वो अपनी मम्मी को हेल्प करने लग गया हर काम में. कुछ साल के बाद उसकी मम्मी भी बीमार पड़ गई. देखने के लिए कुछ नहीं था तो विलास को फिर सेल करना पड़ा फिश.
तो वो कितना कम अर्न करता होगा दिन में। दो फ्रेंड सेम विलेज में रहने वाला, लेकिन दोनों का लाइफ कितना डिफरेंट हो गया। किस वजह से डिफरेंट हुआ? एडुकेशन में इन्वेस्टमेंट हुआ था, इस वजह से। दूसरा ये भी था कि सकल का हेल्थ अच्छा था, लेकिन विलास का हेल्थ खराब हो गया, तो वो ज़्यादा अर्न भी नहीं कर पाया। तो एडुकेशन और हेल्थ दोनों डिपेंड करता है टोटल प्रोडक्टिविटी पे। अगर हेल्थ खराब होगा तो कोई पढ़ा लिखा इंसान भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। सो बोथ द फैक्टर्स आर नेसेसरी। जो एडुकेटेड पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों के पढ़ाई में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि एडुकेशन का बेनिफिट क्या है। वो अपने बच्चों के न्यूट्रिशन पे, हाइजीन पे, इन सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं। कोई पेरेंट्स होते हैं जो जंक फूड खाने दे देते हैं बच्चों को सिर्फ पूरे टाइम, बिकॉज दे आर नॉट अवेयर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ ऑफ देयर चाइल्ड। कंट्रीज है जैसे जापान, रिसोर्सेज उसके पास ज़्यादा नहीं है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स में वो बहुत इन्वेस्ट किया। अब वो नेचुरल रिसोर्सेज बाहर की कंट्री से मंगवा लेता है, जैसे ऑयल है या कोई भी तरह का मिनरल है या कुछ भी, लेकिन टेक्नोलॉजी इतना है कि वो उसको यूज़ करके हायर रेट में सेल कर सकता है। सो दिस इज व्हाट हैपन्स व्हेन वी इन्वेस्ट इन ह्यूमन रिसोर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मेन एंड वुमेन। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का 3 सेक्टर होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी सेक्टर मतलब जहाँ पर जो बेसिक इंडस्ट्रीज़ में आता है, जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, ये सब। फिर अगर कोई मैन्युफैक्चर करने का काम है तो वो आता है सेकेंडरी सेक्टर में। और अगर कोई सर्विस का काम है, जैसे ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, जिसमें कोई गुड्स नहीं मिल रहा है, एक सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है, एक फैसिलिटी मिल रहा है, तो वो सारा आता है टर्शियरी सेक्टर में। मार्केट एक्टिविटीज़ जो होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किसको बोलते हैं? जिस एक्टिविटीज़ से इनकम हो उसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को एक्चुअली 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, मार्केट एक्टिविटीज़ एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। मार्केट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व रेम्यूनरेशन, ये टर्म लर्न करना होगा, मतलब पेमेंट करना, टू एनीवन हु परफॉर्म्स, दैट इज एक्टिविटी परफॉर्म्ड फॉर पे और प्रॉफिट। तो मार्केट एक्टिविटीज़ मतलब वो काम जिसमें रुपया का लेना देना हो, जिसमें कोई प्रॉफिट हो, जैसे कोई सामान बेचना, सामान प्रोड्यूस करना या कहीं पर जॉब करना, इस तरह से। नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ मतलब जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए बनाया जाता हो, काम किया जाता हो। जैसे अगर हम कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, सपोज हैंडमेड सोप, लेकिन वो सोप हम सिर्फ घर में यूज़ कर रहे हैं, बाज़ार में बेच नहीं रहे हैं, तो वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए हो गया, तो वो नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ हो गया। सारा हाउस होल्ड वर्क नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ में आता है। ड्यू टू कल्चरल एंड हिस्टोरिकल रीजंस डिवीजन ऑफ लेबर है बिटवीन मेन एंड वीमेन, ये हम लोगों को पता है। विमेन घर का काम करती है और मेन बाहर। इनफैक्ट अगर विमेन बाहर जाकर काम भी कर रही है तो उनको इक्वल पे नहीं मिलता। ये सारा प्रॉब्लम्स है। ये सॉल्व कैसे हो सकता है? एडुकेशन से। एडुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल टू मेक बेटर यूज ऑफ द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल बिफोर हिम। एडुकेशन और स्किल ये दोनों अर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। These lines you can read on your own. Next is quality of population. पॉपुलेशन का क्या क्वालिटी है, वो किस पे डिपेंड करेगा? ऑब्वियस सा बात है, हेल्थ पे डिपेंड करेगा, एडुकेशन पे डिपेंड करेगा। हेल्थ में भी फिर अलग अलग फैक्टर्स है, जैसे लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इस तरह से। पॉपुलेशन इंडिविजुअल के स्किल के ऊपर डिपेंड करेगा। So overall we can say that literate and healthy population are an asset. पढ़े लिखे लोग और हेल्दी लोग कंट्री के लिए एसेट हैं, जो कंट्री के लिए कुछ करके देंगे। एजुकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है? जैसे सकल का एग्जाम्पल से समझ आया कि शुरू में उसका एजुकेशन में जो इन्वेस्ट किया गया, उसके पापा को लोन लेकर पढ़ाना पड़ा, लेकिन आगे जाकर समझ आया कि वो कितना फ्रूटफुल था। तो एजुकेशन सोसाइटी का ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। वो कंट्री का इनकम बढ़ाता है, इंडिविजुअल का इनकम बढ़ाता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाता है, कल्चर रिच करता है। गर्ल्स को एडुकेट करने के लिए बहुत सारा कोशिश किया जा रहा है। नवोदया विद्यालय हर डिस्ट्रिक्ट में सेट किया जाता है।
वोकेशनल कोर्सेज दिया जाता है, एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा मनी स्पेंड किया जा रहा है। दीज लाइन्स यू कैन रीड ऑन योर ओन। लेकिन इतना कुछ किया जा रहा है, लेकिन ये इक्वल नहीं है। अब जैसे कुछ कुछ स्टेट है जो ज़्यादा लिटरेट है, और मेन और वुमेन के कंपैरिजन में अभी भी मेन ज़्यादा लिटरेट है। और इतना स्कूल तो खोला जा रहा है, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम है कि पुअर क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग है, मतलब स्कूल में पढ़ाई का क्वालिटी अच्छा नहीं है। दूसरा, बच्चे एडमिशन लेकर बाद में नाम कटवा लेते हैं, ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा है या अटेंडेंस कम है। इस तरह का प्रॉब्लम अभी भी है। गवर्नमेंट का और भी एफर्ट्स है, जैसे सर्व शिक्षा अभियान। व्हाट इज़ दिस? ये एक प्रोग्राम है जो स्टार्ट किया गया गवर्नमेंट के थ्रू 2010 में। इसका एम ये है कि 6 to 14 ईयर्स सबको एडुकेट करना है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप में गवर्नमेंट स्कूल्स ओपन अप करता है और अलग अलग फैसिलिटीज़ देता है कि मैक्सिमम बच्चे स्कूल जाएं। फिर मिड डे मील स्कीम लॉन्च किया गया है। इस तरह से बहुत सारा कोशिश गवर्नमेंट के थ्रू किया जा रहा है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल जाएं और कंट्री का लिटरेसी रेट इंक्रीज हो। नेक्स्ट इज़ हेल्थ। हेल्थ को इम्प्रूव करना ज़रूरी है, बिकॉज हेल्दी रहेगा पॉपुलेशन तभी वो कुछ कर पाएगा। ओवर द लास्ट 5 decades, मतलब लास्ट 50 ईयर्स में इंडिया का हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी एक्सपैंड हुआ। हर जगह पे डॉक्टर्स का इम्प्रूवमेंट हुआ। प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों जगह दोनों जगह हॉस्पिटल्स ओपन हुआ, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ। लेकिन पॉपुलेशन को देखते हुए ये इम्प्रूवमेंट अभी और होना बाकी है। अब जैसे यहाँ पर लिखा है कि इंडिया में 381 मेडिकल कॉलेजेस हैं और 301 डेंटल कॉलेजेस, लेकिन 4 स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा कॉलेजेस हैं, तो बाकी स्टेट अभी भी लैक कर रहा है हेल्थ फैसिलिटीज़ में। नेक्स्ट टॉपिक इज अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? जैसे सकल की मदर शीला, क्या हम लोग उसको अनएम्प्लॉयड बोल सकते हैं? वो घर का काम कर रही है तो नहीं, क्योंकि अनएम्प्लॉयड मतलब खाली ये नहीं कि वो बिना रुपया वाला काम कर रही है तो अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन ये होता है कि अगर कोई इंसान काम करना चाहे फिर भी उसको अगर जॉब नहीं मिल रहा है, तब देन ही और शी इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयड। तो साकल की मदर को तो एम्प्लॉयमेंट करना ही नहीं है, उनको घर का ही काम करना है, तो शी कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड। इसी तरह से उसका छोटा भाई बहन, उन लोगों को भी अनएम्प्लॉयड नहीं बोल सकते क्योंकि उनका एज अभी काफ़ी कम है। तो अनएम्प्लॉयमेंट का ये डेफिनेशन है। अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड जॉब्स। तो शीला का वहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ इसी तरह से। और वर्किंग पॉपुलेशन किसको बोला जाता है? 15 to 59 ईयर्स। अब जैसे अगर सकल के ग्रैंड पेरेंट्स होते, जो स्टोरी में नहीं मैंशनड है, तो वो 60+ होते, तो उनको भी अनएम्प्लॉयड नहीं बोल सकते क्योंकि वो वर्किंग पॉपुलेशन नहीं है। दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट भी 2 टाइप का होता है, ये हम लोगों को पता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सो व्हाट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट? ये ज़्यादातर एग्रीकल्चरल फील्ड में होता है, एग्रीकल्चरल सेक्टर में। किसी किसी सीज़न में काम ज़्यादा है, जैसे सोइंग पीरियड में या हार्वेस्टिंग पीरियड में। और ग्रोइंग सीजन में जब क्रॉप्स खुद से ग्रो हो रहा है तो उसमें एम्प्लॉयमेंट कम है, तो लोगों को नौकरी नहीं मिलता। तो किसी सीज़न में काम ज़्यादा है, किसी में कम है। दिस इज़ कॉल्ड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। फिर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जैसे एक फील्ड में अगर 4 इंसान का काम है लेकिन पूरा फैमिली उसमें लगा हुआ है, 10 मेंबर्स का फैमिली है, सब उसी फील्ड में काम कर रहा है, तो फ़ायदा क्या हुआ? इतने लोगों का तो ज़रूरत ही नहीं है। तो काम सब कर रहा है, 10 लोग कर रहे हैं, कोई खाली नहीं है, इसीलिए किसी को अनएम्प्लॉयड नहीं बोल सकते। लेकिन वहाँ पर इतने लोगों का ज़रूरत नहीं है, एक्सेस लेबर है। सो दिस टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड मतलब छुपा हुआ। तो यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, ज़रूरत से ज़्यादा लोग हैं, लेकिन वो सीधे सीधे दिख नहीं रहा, इसी वजह से इट इज़ कॉल्ड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये भी एग्रीकल्चरल सेक्टर में ही ज़्यादा है। बहुत टाइम ये भी होता है, एक और होता है एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब
आजकल ऐसा बहुत कॉमन हो गया है कि ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए लोगों को भी जॉब नहीं मिल रहा है, क्योंकि जॉब के लिए खाली एडुकेशन नहीं, स्किल भी चाहिए। दूसरा, पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है कि कंपटीशन बहुत स्टिफ हो गया। तो इन सब के रीज़न की वजह से एडुकेटेड पीपल आर ऑल्सो फाइंडिंग इट हार्ड टू गेट जॉब। दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। वाई इज अनएम्प्लॉयमेंट अ प्रॉब्लम? अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम क्यों है? सिंपल सा बात है, से ह्यूमन रिसोर्स का वेस्ट हो रहा है, मैन पावर रिसोर्स का वेस्ट हो रहा है। वो इंसान जो एक एसेट है कंट्री के लिए, वो एक लायबिलिटी बन गया है। जो कंट्री के लिए कितना कुछ कर सकता था वो कुछ नहीं कर पा रहा है, वो होपलेस हो जाता है। फिर इनफैक्ट जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है कि वो जब अर्न करेगा तब खिलाएगा। तो इससे इकोनॉमिक ओवरलोड होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि कम रुपया है तो फिर स्पेंड देख कर करना पड़ता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट का ओवरऑल इकोनॉमी पे बुरा असर पड़ता है। और अगर किसी कंट्री में ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, इसका मतलब कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम अच्छा नहीं है। इसीलिए यहाँ लिखा है, इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इज एन इंडिकेटर ऑफ अ डिप्रेस्ड इकोनॉमी। रिसोर्सेज का वेस्ट होता है। इफ पीपल कैन नॉट बी यूज्ड एज अ रिसोर्स, दे नेचुरली अपीयर एज लायबिलिटी टू द इकोनॉमी। दिस पैराग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया में स्टैटिस्टिकली, मतलब डेटा वाइज, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कम है, लेकिन इंडिया में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर फार्मिंग ज़्यादा है। तो ये जो विलेजेस में होता है कि एक ही फार्म में इतने लोग काम कर रहे बिना ज़रूरत के, वो डेटा रजिस्टर नहीं होता, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट का रेट इंडिया में कम है, लेकिन ओवरऑल ऐसे देखा जाए तो बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है। एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, लेकिन धीरे धीरे पॉपुलेशन अब एग्रीकल्चर के ऊपर कम डिपेंड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। फिर लैंड का साइज़ कम होने से प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होता। तो लोग क्या करते हैं, टाउन्स और सिटीज़ में मूव कर रहे हैं। टाउन्स में और सिटीज़ में जाकर फिर वो लोग अगर सेकेंडरी सेक्टर में देखें तो मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज़्यादा लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर है, मतलब फैक्ट्री में सबसे ज़्यादा लेबर चाहिए। और टर्शियरी सेक्टर में अब आईटी, बायोटेक्नोलॉजी, इस तरह का जो नया नया फील्ड है, ये सब ज़्यादा लेबर एब्जॉर्बिंग है। दिस इज़ अ स्टोरी विच यू कैन रीड ऑन योर ओन। एक विलेज का स्टोरी है कि किस तरह से एक पढ़ा लिखा इंसान पूरे विलेज को डेवलप कर दिया, ग्रेजुअली होता गया। सो दिस इज़ वॉट इंडिया नीड्स। इंडिया नीड्स टू डेवलप ईच एंड एवरी विलेज, क्योंकि विलेज डेवलप होगा तभी इंडिया का डेवलपमेंट होगा। So this is the chapter People as Resource.